আমার দেশের গরিব দুঃখিনী আস্ত মানুষের বিরুদ্ধে তার বুকের উপরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু लड़ोगे मरोगे और जदोजहद करोगे। I can tell you one thing, man. I'm the man. I'll take the tank over my body. You'll see my dead body are alive. You are very good. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आई एम कर्नल फारूक। आज हम फिर वही अपने दुख को याद करने वाले हैं जो आज से 52 साल पहले पाकिस्तान को ज़ख्म मिला था, और वो था सकूत ढाका, मशरक़ी पाकिस्तान का हमसे अलहदा हो जाना। इस पर बहुत कुछ लिखा गया, बहुत सारे प्रोग्राम हुए, और हर साल हम उन्हीं बातों को फिर याद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कुछ अपने तौर पर स्टडी किया, और उस पर मैंने फिर 2 किताबें लिखी। एक मेरी किताब पहले जो मैंने लिखी वो थी बिछड़ गए। इस पर शायद आपने ड्रामा भी देखा होगा, और ये मौजूद है 14 एपिसोड का ड्रामा इस वक्त भी मौजूद है उस यूट्यूब पर। उसके बाद दूसरी किताब मैंने इस पर जो लिखी वो थी लॉस्ट फॉर एवर, ये उसका इंग्लिश वर्जन कह सकते हैं आप। ये मैंने भी लिखी। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा और बहुत सारे सवालात उठे जो मुझसे लोग पूछते रहे। मैं ख़ुद एक तालिब इल्म हूँ इस चीज़ का, एक सियासत का, सियासियात का, लेकिन चूँकि मैं वहाँ पर मौजूद था और मैंने किताब लिखी, लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि उस जनरेशन के बचे कुचे लोगों में मैं जो शामिल हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन सवालों का जवाब दूँ। आज के प्रोग्राम इस साल मैं उन्हीं सवालों पर अपने आप को महदूद करना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि मेरा तजुर्बा वहाँ पर ये था कि मैं 30 सितंबर 1970 को वहाँ पर पहुँचा। ये मेरी पहली लैंडिंग थी मशरक़ी पाकिस्तान में। वहाँ पर मैं ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में मुझे तैनात किया गया सेकंडमेंट पर, और आई वाज देयर इन SG3 इंटेलिजेंस। तो ये ऐसा उसमें ये हुआ कि मुझे यानी ऐसी जगह पर बैठ गया जहाँ से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन का गुज़र होता था, और मेरा डीलिंग उन्हीं के साथ थी। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि मुझे बहुत सारा आज भी याद है। अब उसके बाद मैंने जो वहाँ से सफ़र अपना शुरू किया वो एंड तक मेरा चलता है। मैंने वहाँ पर जो इवेंट किए जिनका मैं चश्मदीद गवाह भी हूँ। सबसे पहले नवंबर में हमें देखना पड़ा एक बहुत बड़ा समंदरी तूफ़ान, जिसके बहुत सारे जिनके असरात थे इलेक्शन पर भी और आइंदा प्रोपेगेंडा पर भी। उसके बाद दिसंबर में इलेक्शन हुए जो पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन थे, और वो 7 दिसंबर को हुए और बहुत अच्छे हुए। उसके बाद मज़ाकरात शुरू हो जाते हैं सदर पाकिस्तान याह्या ख़ान, जनरल याह्या ख़ान, मुजीब और भुट्टो के दरमियान। तो ये तकरीबन 2 महीने तक ये चलते रहते हैं, और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं जिनका मैं बाद में हम तफसीली ज़िक्र कर लेते हैं, बल्कि पढ़ा है सब लोगों ने। उसके बाद ऑपरेशन सर्च लाइट 25-26 की रात को आता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि बहुत सारी जगहों पर एक चीज़ का जिक्र नहीं है जो कि बहुत ज़रूरी था, और वो ये था कि पहला हफ्ता मार्च का जो था वो ऑपरेशन का एक पेश ख़ैमा था, यू कैन से दैट। वो पहला जो था वैन गार्ड था, उसमें बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद इस ऑपरेशन के बाद फिर सिविल वार देखी 8-9 महीने। नवंबर में वार शुरू हो जाती है और वो बेसुर सामानी की जंग देखी। उसके बाद मैं 2 साल 4 महीने 12 दिन दुश्मन की कैद में रहा और वापस आए। लिहाजा मैंने उस वक़्त से, जब कि सब कुछ नॉर्मल लगता था, वहाँ से लेके जब दूर जा चुके थे वहाँ तक
मैंने इन तमाम चीज़ों को देखा, पढ़ा और इसमें शमूलियत की। अब उसमें मैं जो देखता हूँ, बहुत सारे लोगों ने ज़्यादातर क्या हुआ कि दुख में, जज्बात में ज़्यादा कुछ लिख दिया। हर एक दूसरे, जैसे को पॉलिमिक्स कहते हैं ना, एक दूसरे पर एतराज़ करना, जैसे हारी हुई टीम एक दूसरे पर एतराज़ धरती है और एक दूसरे के ऊपर कैरेक्टर पर, एक दूसरे के ऊपर काम पर एतराज़ और इस तरह करके, लेकिन जज्बाती तौर पे ज़्यादा था और बहुत सारी चीज़ों को उसको शामिल नहीं किया गया। इस इतने बड़े सानहे पर एक ही रिपोर्ट बनी और वो कमीशन बैठा और वो हमूद रहमान कमीशन था। जैसे समूद रहमान को ये टास्क दिया गया, अब उसमें भी मैं उसको भी समझता हूँ कि वो भी, उसमें भी जज्बातियत का रंग ज़्यादा है। कैसे? सबसे पहले तो उसके जो TOR थे, उसके TOR वो फोकस्ड थे। TOR ये सिर्फ कहते हैं कि ऐसे क्या हालात हुए 1970 और 71 में, जबकि पाकिस्तान आर्मी कॉन्टिजेंट को वहाँ पर हथियार डालना पड़े। तो ये फोकस जो था पूरा का पूरा आर्मी ऑपरेशन पर था। अब यहाँ दो चीज़ें आती हैं। पहली बात तो ये है कि 70-71 में ही ये अलहदगी नहीं हुई थी। होना ये चाहिए था कि ये किस तरह जुदा हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान कैसे दो लख्त हुआ, ये होना चाहिए था। तो फिर आप पूरा का पूरा वो लेकर आते, तारीख को साथ लेके आते, बाकी पहलू भी, दीगर पहलू भी इसमें शामिल करते। एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर सिर्फ ऑपरेशन का ही करना था तो फिर उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए थे जो ये भी बताते कि वहाँ क्या तकलीफाती हो भी सकता था कि नहीं हो सकता था। फिर उसमें वो भी शमूलियत नहीं थी। तो एक तरह का ये आई वॉश बन के रह गया, या एक और इंस्ट्रूमेंट मिल गया बहुत लोगों को, जिसको हम हाथ में लेकर एक दूसरे पर कीचड़ भी उछाल सकते हैं और प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। जैसे मेरे सफ़र के आगाज़ में बात कर रहा था, पहला सवाल जो मुझे लोग करते हैं वो कहते हैं कि जी आपको वहाँ पर पहुँचकर कैसा लगा, और कब आपको महसूस हुआ कि आप इन्हें इतने बुरे हालात में उतरने वाले हैं। ठीक है, समझने के लिए ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं वहाँ पर मैंने लैंड किया और मुझे अपॉइंट किया गया, तो मुझे 2 फाइलें दी गई। यानी 2 जगह पर मैं आपको बताऊंगा जहाँ मुझे ये महसूस हुआ। 2 फाइलें दी गई कि ये पढ़ के आप देख लें ताकि आप इसमें शामिल हो जाएं। वो फाइलें 1 जनवरी 1970 से स्टार्ट होती थी, यानी कोई 9 महीने का तकरीबन उसमें अकाउंट था। एक फ़ाइल वो थी जो हमारे अपने जो इंटेलिजेंस FS सेक्शन थे जो फील्ड में, वो जो हमें हेडक्वार्टर को भेजते थे, और दूसरी वो थी जो आर्मी के साथ हमारा या दूसरी एजेंसियों के साथ जो मामलात चलते थे, मैसेजेस वगैरह। मैं जब वहाँ गया तो जैसे नौजवान अफसर होते हैं, नई जगह पर बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, माहौल सब कुछ अच्छा ही लग रहा था। अगरचे कुछ लोग, कुछ चेहरे खुश और कुछ बेजार नज़र आते थे, लेकिन फिर भी मुलाकात पर ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसी तरीके से रात को आया और मैंने लेयरली मैंने फाइल्स को खोलना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे मैं वर्क उलटता गया, मैं उठकर बैठता गया, क्योंकि वो चीज़ें दर्ज थीं जो हमने मगरबी पाकिस्तान में सुनी ही नहीं थी। जब तक मैंने वो फाइलें ख़त्म की, रात को 3-4 बजे तक ख़त्म की, तो उस वक़्त तक मेरा बिल्कुल माइंड बदल चुका था। मुझे यूँ लग रहा था जैसे ढाका और इस जैसी जगहों के अलावा बाकी तमाम बांग्लादेश बन चुका हुआ है, सब गल गया हुआ है। उन फाइलों में ये था, यहाँ पर उसका हमें आर्मी में रहते हुए भी कोई इल्म नहीं था। दूसरी चीज़ जो मुझे हुआ इस चीज़ में, एक ख्याल आया, ये एक झटका लगा, वो था जब हम इलेक्शन की तरफ, कैंपेन इलेक्शन की चल रही थी। हैरानी की बात ये थी कि उस वक़्त 162 सीट्स थी बांग्लादेश की जिन पर इलेक्शन होना था कौमी असम्बली की। यानी यू कैन से दैट कि टोटल पाकिस्तान की 300 सीटें थी, जिनमें से 162 सीटें
आबादी के लिहाज से मशरक़ी पाकिस्तान की, और 138 सीट जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान में थी। मुझे हैरानी ये हुई, उस वक़्त थोड़ा सा एहसास हुआ, जो कि बाद में उसका एक असर जो इंसान जैसे मैच्योरिटी में फील करता है। मुझे ये हैरानी हुई कि 162 सीट के लिए मगरबी पाकिस्तान का कोई सियासतदान वहाँ पर किसी कैंपेन में शामिल नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं नज़र आता था, और ना ही कोई बंगाली वेस्ट पाकिस्तान में कैंपेन कर रहा था। मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट तो वहाँ के लोग नहीं होना, लोकल नहीं होना होता है, जो MNA बनते हैं, नुमाइंदे जो बनते हैं, लेकिन उसमें पार्टियां शमूलियत करती हैं तूलो अर्ज से मुल्क के। लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा, वेस्ट पाकिस्तान वाले वहाँ पर मैंने नहीं देखे, और ईस्ट पाकिस्तान वाले यहाँ पे नहीं देखे। यानी जो बाद में भुट्टो ने कहा उधर तुम इधर हम, तो ये इलेक्शन से पहले मुझे नज़र आया, जो कम अज़ कम मेरे लिए एक अजीब सी बात लगी। ये 2 पॉइंट मैं बता सकता हूँ जब मुझे ये एहसास हुआ कि मामलात इतने अच्छे नहीं हैं। उसके बाद जो दूसरा सवाल आता है, दूसरा सवाल आम तौर पर काफ़ी मुश्किल और आज तक जवाब तलब है, और वो सवाल है कि पाकिस्तान को 2 लख्त करने का जिम्मेदार कौन है। मैं अर्ज करूं, जिम्मेदारों का तयन आज तक सिवाय पॉलिटिक्स के नहीं हुआ कि उसने उस पर डाल दिया, उसने डाल दिया। और चूंकि सबसे पहले आगे आर्मी थी, उस वक़्त आर्मी कॉन्टिजेंट था वहाँ पे, टूटा फूटा जैसा भी था, तो सारा फोकस उस पर डाल दिया गया। मैं समझता हूँ कि हमें तारीख के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए, और मैं खुदा को जहाज़ नज़र जान के बता रहा हूँ कि मैंने जो भी किताबों में लिखा, मैंने ऑनेस्ट लिखा, ताकि आइंदा नस्लें सही पिक्चर देखें। मेरे नज़दीक अलहदगी की बुनियाद बहुत पहले पड़ चुकी थी, यानी 1948 से 58 तक के 10 साल का ये जो पहला अशरा आपका है, अगर इसी को स्टडी कर लें अच्छे तरीके से, तो पता चल जाता है कि क्या सेपरेशन शुरू हो चुकी हुई थी या नहीं। मैं 1948 इसलिए कहता हूँ कि जो 1947 और अर्ली 48 का जो बाबा का दौर था, बाबा कायद आज़म का, वो हालात का जबर था, हालात का जबर था। वो कैसे कि ये नहीं देखा गया था, सोचा गया था, जो अचानक फसादात फूट पड़े और लाखों कत्ल हो गए। अब हुआ ये था कि वेस्ट पाकिस्तान में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, और मशरक़ी पाकिस्तान को ये महसूस हुआ वहीं से ही कि शायद हम निगलेक्टेड हैं, और इंडियन जो प्रोपेगेंडा था हिंदुओं का, वो उनके ज़हनों में ये डाल रहा था कि यू आर नेगलेक्टेड। एक्टिविटी वेस्ट पाकिस्तान में जो थी, उसको मैं हालात का जबर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाखों बेघर थे जिनको आबाद करना था। यहाँ पर दरियाओं में लाखों लाशें पड़ी थीं और खून की नदियाँ बह रही थी। यहाँ पर एपिडेमिक पूल पड़ा था, वो भी वेस्ट पाकिस्तान में। यहाँ पर जो जंग हमारी कश्मीर की शुरू हो गई थी, वो भी वेस्ट पाकिस्तान के साथ मुल्का थी, उसकी एक्टिविटी भी इधर थी। दारुल खिलाफा भी वेस्ट पाकिस्तान में था। लिहाजा जो बैनुल अक़वामी जो लोगों के विजिट्स, वफूद या उनकी सपोर्ट वगैरह आती थी, वो सारी की सारी वेस्ट पाकिस्तान में नज़र आती थी। तो ये हालात का जबर था जिसने हमें जकड़ दिया, और जिसकी वजह से पहला लोगों में, बंगाल के लोगों में ये एक पड़ी ज़हन में कि शायद उनके साथ उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद इस अशरे को, लिहाजा वो एक बाबा के साल को मैं काउंट नहीं करता, उसको मैं हालात के जबर में काउंट करता हूँ। और हमने जब नाउ और नेवर के टर्म बेस पर लिया था मुल्क, तो हमें अपनी पॉलिसीज़, हमारी स्ट्रेटजी, हमारा सारा कुछ बाद में तश्कील देना था। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को
तो इतना वक्त ना मिल सका, और ये सारा का सारा उनके जानशीनों पे पड़ा। और जो पहले अशरे के अंदर मैं समझता हूँ हमें करना था, आइन से लेकर पॉलिसी तक और सारा कुछ, और हमने किया क्या? हमने ये किया कि शुरू से ही हमने तमाम, हमारे जो लीडर थे वो ज़्यादातर फ्यूडल थे इस इलाके में, और उनकी अपनी एक फ्यूडल से आप जमहूरियत का तकाजा करें, ये ऐसे ही है कि जिसके डीएनए में वो नहीं होती, जमहूरियत नहीं है, तो वो क्या देंगे आपको। फ्यूडल्स का अपना माइंडसेट था, और उसी तरीके से वो पावर स्ट्रगल आपस में शुरू हो गई। उसमें क्या हुआ कि सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इकट्ठी हो गई, और उन्होंने वही सिलसिला जो पहले चंद्रगुप्त मौर्य के वक़्त से आ रहा था, उसी से ही आगे चलाना काम को शुरू कर दिया। और हमारे जो सियासतदान थे वो आपस में उलझे रहे। विद द रिज़ल्ट क्या हुआ कि फ़ौरन ही पाकिस्तान में जो यानी कि जिसको कहते हैं इंतशार का आगाज़ हो गया। इवन जो पाकिस्तान बनाने वाली पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसके अंदर इंतशार शुरू हो गया, और नए ग्रुप और नई पार्टियां बननी शुरू हो गई। 1948 मई में पहली जो पार्टी बनी है वो थी आज़ाद पीपल्स पार्टी। वो बाचा खान उसके सदर थे और जीएम सैयद उसके सेक्रेटरी जनरल थे। दूसरी जो बनती है वो अवामी लीग है, अवामी मुस्लिम लीग, बाद में अवामी लीग बनी। हुसैन शहीद सोहरावर्दी, उन्होंने उसकी ढाका में उसकी बुनियाद रखी, और मुजीबुर रहमान उनका जॉइंट सेक्रेटरी था उस वक़्त। तो मुजीबुर रहमान उसका जॉइंट सेक्रेटरी और हुसैन शहीद सोहरावर्दी उसके बानी थे। उसके बाद 49 के बाद 1950 में एक और पार्टी बनती है यहाँ पर, उसका नाम था आज़ाद पाकिस्तान पार्टी। आज़ाद पाकिस्तान पार्टी में महमूद अली कसूरी साहब थे, सरदार शौकत हयात, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, शेख मोहम्मद रशीद, ख्वाजा अफजल। इन लोगों ने यह जब पार्टी बनाई है तो उस वक़्त के हालात का एक अक्स, एक किताब है मेरे पास, ये मियाँ महमूद अली कसूरी पारी, ये मलक अब्दुल्ला है, इन्होंने कंपाइल की हुई है। इसमें ज़रा आपको पता चलता है कि उस वक़्त मुल्की हालात क्या थे, क्या क्या हालात थे जिससे हम उम्मीद करते थे कि वो हमें एक रोड मैप तैयार करके दे देंगे पूरे पाकिस्तान का। मैं उन्हीं के अल्फाज में पढ़ के सुनाता हूँ, पेज 317 कहते हैं कि इस नई जमात के क़याम और तश्कील का जवाज़ बयान करते हुए कहा गया कि मुस्लिम लीग के अंदर जो इख्तलाफी जमातें और ग्रोह बने हैं या आए दिन बन रहे हैं, इनमें शामिल होने की बजाय एक अलग का बनाना इसलिए ज़रूरी है कि दूसरी जमातों और मुस्लिम लीग के अंदर इख्तलाफी गिरोहों ने अवाम के मसाइल का सीधा, सच्चा और गैर मुबहम हल नहीं बताया है। और ये जमातें और ये गिरोह, मैं जमातें और ग्रुप इसलिए कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान बनाने वालों की बात कर रहा हूं, उनके इंतशार की बात कर रहा हूं। ये जमातें और ये गिरोह अवाम को तामीरी इनकलाब की जिद्दोजहद की रोशन शाहरा से रूशनास नहीं कर सके, ना ही फिक्रा सुनने वाला है वो कौमी सियासत में जो प्रागंदगी और अफरा तफरी है उसे दूर कर सके। तो ये किताब बताती है उस वक़्त कि ग्रोही और किस तरीके से हालात थे और कितनी प्रागंदगी और अफरा तफरी नवंबर 1950 में थी। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद 1951 में कायद मिल्लत को शहीद कर दिया जाता है। कायद मिल्लत को शहीद किया गया और उसके बाद 1958 तक जो बाकी 7 साल हैं उसमें क्या होता है, यानी इन 7-8 सालों में एक वज़ीर आज़म शहीद, 6 तब्दील, जिस पर नेहरू ने फप्ती लगाई थी कि मैंने उतनी धोतियाँ नहीं बदली जितने प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं। दूसरा क्या हुआ कि इस वक्त 6 टोटल लोग थे जिनको सूझबूझ थी जमहूरी निज़ाम की या पाकिस्तान बनाने वालों में। उनमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान दोनों जा चुके थे। 4 लोग जो थे वो मशरक़ी पाकिस्तान के थे, हुसैन शहीद सोहरावर्दी और मौलवी फजल हक, ये यूनाइटेड बंगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं, यानी मैच्योर्ड थे इस लिहाज से, सियासी लिहाज से। ख्वाजा नाज़मुद्दीन और उनके साथ मौलवी तमीज़ुद्दीन और मौलाना भाषानी, इन लोगों को जो मैं पहले कंडीशन बताता हूँ उन्होंने मजबूर कर दिया कि मशरक़ी पाकिस्तान में जाकर अपनी पार्टियां बनाएं। लिहाजा इधर जब ये गेम चल रही थी पावर की, उधर मशरक़ी पाकिस्तान में वो पार्टियां बना के उन तमाम पार्टियों का जो मंशूर था वो 2 पॉइंट पे था, रीजनल ऑटोनॉमी और उसके बाद लैंग्वेज। उनमें इख्तलाफात नहीं थे। ये एक ऐसा मसला था जो बाद में आगे बनकर बहुत बड़ा फ्रेत बनकर सामने आता है। और हमने इस अशरे में क्या किया, जमहूरियत का पौधा लगाना चाहिए था, नर्सरी बनानी थी, लेकिन यहाँ के जो हमारे सियासतदान थे उस वक़्त के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलकर ब्यूरोक्रेसी को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। यानी गवर्नर जनरल जिसके पास उसके वाइसराय वाली पावर्स थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर को कान से पकड़ के हटा भी देता था, बना भी देता था। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को बना दिया ब्यूरोक्रेट को, कुछ 4.5 साल वो उसने लगाए। ही वॉज फॉलोड बाय अनदर ब्यूरोक्रेट, सिकंदर मिर्जा, मेजर जनरल जो कहते हैं वो गलत है। वो सिर्फ कैप्टन रहा था ब्रिटिश उस वक्त रॉयल आर्मी में 1920 से लेकर 1924-25 तक। उसके बाद ही वॉज ट्रांसफर टू ब्यूरोक्रेसी, और वो वैसे काबिल था, ब्यूरोक्रेसी में काबिल अफसर था, उसको बना दिया गवर्नर जनरल। और उसके बाद उससे फिर अयूब खान टेक ओवर करता है। इस दौरान जो ये कहना है कि जी जमहूरियत को अयूब ने शब खून मारा था, गलत है मेरी नज़र में, क्योंकि जमहूरियत थी ही नहीं तो शब खून किसे मारा गया। ये उस सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का तसलसल था अयूब, जिसने ये टेक ओवर किया। और इस दौरान हमने क्या किया, इस दौरान कोई ऐसा कागज़ नहीं मिलता, मुझे कोई ऐसा एफर्ट नहीं मिलती जिसमें ये लगे कि हमने क्या आइन का तो हर बंदा स्टोरी जानता है कैसे बन रहा था। तो कोई और भी पॉलिसी जो ईस्ट और वेस्ट को करीब करने की जो भी मिलती है, वो ऐसी कहानी मिलती है जिससे कि दूर हो रहे थे, करीब नहीं हुए। और 1957 में मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी ने, जिसकी एफर्ट से, दरवेश आदमी था वो, उसकी एफर्ट से सिलट लिया था हमने, आसाम से छीना था। ये मौलाना भाषानी का काम था। उसने फिर बाय बाय पाकिस्तान का नारा लगा दिया। तो ये जो बाय पाकिस्तान का नारा है ये 1957 में लग गया था, इससे पहले कि आर्मी का अमल दखल ज्यादा आता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारा का सारा, मैं किसी को, मैंने पहले आपको कहा है कि मैं ऑनेस्टली आपको सही बता रहा हूं, मेरे किसी को एतराज़ हो, बजाय मुझ पर कोई एतराज़ करने की बजाय बेहतर यह है कि तारीख में देख लो कि ये वाक़यात दुरुस्त हैं या गलत हैं। क्या आपको कुछ और मिलता है इन 10 सालों में? हाँ, एंड पर एक चीज़ हुई जो कि नून साहब और उनमें बहुत काम किया है बेगम वकारुन्निसा नून ने,
जो ये हमारा गवादर हमने लास्ट डेज में हासिल किया इस दौर में। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर हमारी बुनियाद उस्तवार होती। तो जिस कौम के पहले 10 साल इस तरह इकट्ठे होने की बजाय दूर होने में गुजर जाएं, उसके लिए अगले वाले साल भी मुश्किल होते हैं। इसके बाद आर्मी का जब मार्शल लॉ लगता है 1958 में, तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पर बंगाल में ये हो जाता है कि जी पहले भी वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेंट थे, अब तो पक्के आ गए, ये नहीं चाहेंगे। ठीक है। उसके बाद जब वो अयूब का फिर वो इलेक्शन होता है, जो इलेक्शन की बात करते हैं, उसमें भी वहां पर रुझान जो था वह एंटी अयूब था, और उस वजह से मोहतरमा फातिमा जिन्ना को वहां पर काफ़ी पजीराई मिली। हालांकि आज तक मुझे यह जवाब नहीं मिला कि मादरे मिल्लत जो कि कायद आज़म के साथ साथ रही, उन पर किसने पाबंदी लगाई थी कि 48 से लेकर 64 तक उनको बयान तक की इजाज़त नहीं थी कुछ देने की। वो बयान तक नहीं दे सकती थी, कि रेडियो पाकिस्तान पर उनकी तकरीर नहीं आ सकती थी। उन्होंने एक किताब लिखी 1955 में, माई ब्रदर, वो पब्लिश नहीं होने दी गई। किसने? वही लोग थे जब जिन्हें पता चला कि अब इलेक्शन में अब अयूब का मुकाबला हम नहीं कर सकते, तो वो उनके पास गए। उन्होंने कहा कि मादरे मिल्लत, आप हमारी माँ हैं, पाकिस्तान का मामला है और आप इसके लिए आगे तशरीफ़ लाएं। उस वक़्त 72 साल उनकी उम्र थी, 16 साल उनको पाबंद इवन बोलने के पर भी पाबंदी थी, और उसके बाद वो हालात नहीं थे जिनसे वो जीत सकते। और फिर इनके पास, मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक चालाकी थी जो कौम के साथ की गई, क्योंकि इन्हें पता था कि अयूब का इंजीनियर्ड है सारा, वो इलेक्शन जो है इंजीनियर था सारा। इन्हें पता था कोई नहीं जीत सकता। उसमें इतनी बड़ी हस्ती को लाना मेरे ख्याल में ये भी कोई अच्छा नहीं था। और फिर अगर मोहतरमा फातिमा जिन्ना जीत जाती तो कैसी हुकूमत बनती? आगे का कोई लायामल था इनके पास? इतनी पार्टियां जब इकट्ठी हो जाती हैं, अभी हमने रिसेंटली देखा है, उस वक्त भी पीडीएम की हुकूमत बनती ना, कैसे? तो मेरा मतलब कहने का ये था कि ये सारी खेल जो खिलवाड़ होते आए हैं, ये हमारी बुनियाद को कमज़ोर करते गए। और आगे चलते हैं। 1965 का जंग, यहाँ पर एक उस वक़्त तक ये था कि डिफेंस ऑफ ईस्ट लाइज इन द वेस्ट, ये स्ट्रेटजी थी हमारी। वक्ती तौर पर तो कामयाब नज़र आती है, क्योंकि 1965 वॉर में माशाल्लाह हमारी अफवाज ने अच्छी धाक बिठाई, लेकिन कुछ चीज़ें बाद में आने वाली थी, और वो ये थी कि जंग के बाद हमें ये मालूम हो जाना चाहिए था कि ये हमारी जो स्ट्रेटजी है इसको भी रीथिंक करने की ज़रूरत है। वो हमने नहीं की। दूसरा, इंडिया ने बहुत चालाकी से यहाँ पर हमला किया और वहाँ पर मशरक़ी पाकिस्तान में लीफलेट फेंके और एक मुहिम चलाई और कहा कि देखो, तमाम झूठ पर बनने वाली आर्मी सारी की सारी सब कुछ वेस्ट पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है, तुम हमारे रहम करम पर हो, लेकिन हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, हम तुम्हें दोस्त बनाना चाहते हैं, तुम हमारे रहम करम पर हो। ये वो चीज़ थी जिसने काफ़ी गहरा असर छोड़ा और हमने इसका काउंटर प्रॉपर नहीं किया। उसके बाद मुजीबुर रहमान के 6 नकाती प्रोग्राम आ जाते हैं 1966 में। उसने आकर ये प्रोग्राम लाहौर में दिया, शोर मच गया कि जी वो अलहदगी चाहता है। लेकिन इसमें जो एक चीज़ हुई है वो ये था
कि ये जो बंगाली ऑलरेडी एक तरह के थे, 2 पॉइंट पर तो मैंने कहा ना वो आ रहे थे कि लैंग्वेज और रीजनल ऑटोनॉमी का, तो वो सारे के सारे मुजीब के गिर्द जमा हो गए 6 पॉइंट की वजह से। उसका एक ये जो इफ़ेक्ट हुआ, इसके लिए हमें बजाय इसको कि इसको सियासी तरीके से किया जाता, हमने इसको गैर सियासी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की, जो गलती थी। उसके बाद अगरतला केस मुजीब पर बनाया जाता है। केस तो दुरुस्त था, लेकिन बैकग्राउंड में देखें तो वहाँ का जो माहौल था, उन लोगों का इंडियन से मिलना जुलना कोई नई बात नहीं थी। इंडियन ऑलरेडी मिलते थे उनसे। आज तक यहाँ पर तो किसी ने यह भी ना बताया कि 4096 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो बंगाल का इंडिया के साथ है, सिर्फ 200 किलोमीटर बर्मा म्यांमार के साथ है। यानी चारों तरफ बंगाल है, टूटा फूटा बॉर्डर है, और इतना बॉर्डर 4096 किलोमीटर, इसकी इतनी फोर्स भी नहीं है ना आपके बंदे के आप वहाँ पे लगा सकते। तो ये लोगों का आना जाना मिलना कोई इतना नई बात नहीं थी। लेकिन इस केस को जिस तरीके से, केस दुरुस्त था, बातचीत इनकी हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से बनाया गया वो भी भोंडा तरीका था, और जिस तरीके से ख़त्म किया गया वो उससे भी भोंडा था। होता क्या है कि इसके लिए जब अयूब कमज़ोर पड़ रहा था तो तमाम सियासतदान, जिसमें सारे पुराने सियासतदान और मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो सारे शामिल थे, इन लोगों ने कहा कि जी मुजीब को जब तक अगर तलाक केस ड्रॉप नहीं करते, वो मुहिब वतन है, उस वक़्त तक हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होंगे, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होंगे। लिहाजा अयूब ने इस केस को ड्रॉप किया, मुजीबुर रहमान को पैट्रियट डिक्लेयर किया गया और वो नॉर्मल बात में आ गया। लेकिन अगरतला केस ने मुजीब को एक इंतहाई ताकतवर लीडर, बल्कि यूं कहें कि मुकम्मल तौर पर बंगाल का तर्जमान बना दिया। इसकी जो हकीकत थी, इसका जो काउंटर लेना था, देखिए साथ साथ आपको मेजर लेने पड़ते हैं, वो इनफ नहीं थे। और वो यही मैं कह रहा हूँ बार बार कि सियासी मामलात का सियासी मेजर ही होते हैं, और उसमें जब सियासतदान ज़रूरत पड़े तो बिखर जाएं, और ज़रूरत पड़ गए तो इकट्ठे हो जाएं और कहें कि जी अब ये पैट्रियट है तो फिर पैट्रियट कबूल करो ना। ये 1969 में जब होता है तो दिस ब्रिंग्स मुजीब टू द फोर फ्रंट। अब उस वक़्त 1 जनवरी 1970 से आगाज़ होता है हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी का, और मुजीब अपना जो प्रोग्राम है, अपना इलेक्शन का प्रोग्राम, वो करता है 6 निकात पर। उसे इलेक्शन में तस्लीम किया जाता है 6 निकात पर। दैट मीन्स वो उस वक़्त पैट्रियट डिक्लेयर होता है, उसके बाद भी पैट्रियट डिक्लेयर हुआ। उसके बाद वो कैंपेन करता है मशरक़ी पाकिस्तान में, जो मैंने आखिरी दिनों में देखा है, उसे कैंपेन की ज़रूरत ही नहीं थी। ये बिल्कुल गलत है कि किसी ने वहाँ किसी को पैसे दे के, या किसी को इवन मौलाना भाषानी पे भी इल्ज़ाम लगता है, ऐसा कुछ नहीं था। लोग इतने मोटिवेटेड थे कि उस वक़्त मुझे भी लीडर था। मैंने इलेक्शन वाले दिन जाकर देखा है, खुद मैंने जाकर उन इलेक्शन कई जगहों पर गए हम, लोग इंतहाई खुशी के साथ लगे हुए थे। हाँ, पहले उन्होंने इसी साल के जो पहले जब ये एक्टिविटी होती है, तो इन्होंने इतने ताकतवर ये हो चुके थे अवामी लीगर कि इन्होंने किसी को उगने नहीं दिया। ये जमात इस्लामी के साथ इनको जलसा नहीं करने दिया वहाँ पर। मौलाना मौदूदी भी बगैर तकरीर किए वापस आ गए थे। ये सबसे ताकतवर वहाँ पार्टी थी हमारी। बाकी लोग भी ये कोर्सिव मेथड वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन स्टेट में जो लोग बैठे थे वो उनको नहीं रोकते थे, क्योंकि वो स्टेट वाले जो थे ना, लॉ एंड ऑर्डर वाले, वो उनके साथ थे।
उनकी हमदर्दियाँ उनके साथ थी। मुजीब बिला शिरकत गैर लीडर बन चुका हुआ था, और उसके बाद जब इलेक्शन होता है तो ये हमारी कोई यहाँ पर बैठे हुए लोगों की प्रॉब्ली मिसकैलकुलेशन थी कि शायद कोई प्लस माइनस हो जाए, जो नहीं हुआ। मुजीब एक 162 सीटों में से 160 सीट उसने ले ली है। मेरा ख्याल है अगर बाकी 2 पे भी ट्राई करता तो शायद ले जाता, क्योंकि एक उसने चकमा ट्राइब के चीफ जो है त्रिदेव राय, उसको इलेक्ट उसमें नहीं इंटरफियर किया, वो वहाँ से बन गया। और एक वो हमारे उस वक्त सबसे मुअम्मर जो थे दूसरा सियासतदान नूरुल अमीन साहब, उनका वो ख्याल करते थे, एक उनको वहाँ दे दिया, जाने दिया, वरना वो सबका वो भी ले सकते थे वैसे। अब इसमें उसके बाद मुज़ाकरात शुरू होते हैं। भाई देखें, नॉर्मल जब होती है लोगों को, मैंने कहा ये बताऊं कि जो दिसंबर का लास्ट डेज थे या न्यू ईयर जब स्टार्ट हुआ तो बंगाली पुर उम्मीद थे। एक उनका माइंड में आता था कि हम लोग जीत गए हैं, लेकिन उनके अंदर से यही था कि हमें वेस्ट पाकिस्तानी पावर नहीं देंगे, ये उनके ज़हन में ऑलरेडी खटका था। लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि बंगालियों को, बंगाली एक कौम ऐसी थी जो छोटी सी जगह पर 54,000 मुरबा मील में, जिसमें 2/3 दरिया हो, वहाँ पर एक कल्चर वाले, एक ज़बान वाले सफरिंग करते रहे थे सदियों से। ख़ास तौर पे 1757 सिराजुद्दौला के शहादत के बाद तो उनके साथ जिस तरीके से डील हुआ वो तारीख बताती है। ये बहुत यानी कुचले हुए लोग थे, और वेस्ट बंगाल वाले जो हैं वो कुछ बेहतर थे, हिंदू बनिया। इनकी उम्मीद बंधी 1905 में। 1905 में इनकी उम्मीद बंधी कि ये लोग अब हमें कुछ अपनी एमेंसिपेशन मिलेगी, और यही वजह थी कि इन्होंने उसी खुशी में अपने मुसलमान भाइयों को 1906 में दावत दी, और वहाँ मुस्लिम लीग का क़याम आता है, ज़हूर पजीर होता है, इसी खुशी में था। लेकिन उनकी वो खुशी 1911 में ख़त्म कर दी गई। पंजाब का वो बंगाल का मर्जर कर दिया गया। फिर उसके बाद उनकी उम्मीदें बनती हैं 1940 में कि हम मूव बन रहे हैं, अलग-अलग हो रहे हैं, तो हमें इसमें हमारी अलहदगी होगी। और उसमें जो करारदाद पाकिस्तान पेश की है वो भी मौलवी फजल हक ने पेश की थी। उसके बाद फिर उनके साथ जो है उनको ये उम्मीदें, फिर तीसरी उम्मीद बनती है 1947 में कि अब तो हम आज़ाद हो गए। लेकिन यूं ही हम आज़ाद होते हैं उनकी उम्मीदें मांद पड़ने लग जाती है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है। हमारे लोगों ने जो बिहेवियर किया जिस तरीके से, तो वो उम्मीदें मांद पड़ती जा रही थी, चलती गई। लेकिन अब जाकर एक आखिरी वक्त आ गया था जब नई नस्ल जो आज़ाद पैदा हुई थी वो जवान हो चुकी थी। मुजीब जो शुरू से आ रहा था 48 से, वो जवान हो चुका, वो एक इफेक्टिव हो चुका था। अब उनके लिए ये था कि अगर आज पावर नहीं मिलता सबको जीतने के बाद तो कभी नहीं होगा। ये चीज़ वो जाहिर कर रहे थे और इसका अपना वो अक्स दिखा रहे थे। हमने कहाँ तक पढ़ा, साहबजादा याकूब ने पढ़ा और बताया। उसके बाद हमारा मुज़ाकरात होते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या बनता है कि 81 सीट वाले भुट्टो साहब ने अपना पावर का डाला कि जी हमें पावर उसमें शेयर करनी चाहिए। अब मसला बन गया कि 160 सीट्स एक तरफ हैं, 81 एक तरफ हैं। यहाँ पर ठीक है, दो जमातें, बड़ी जमातें आपस में कोई किसी मकाम पर करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पर हमारे सियासतदानों का क्या रोल रहा। सियासतदानों का ये रोल रहा कि 138 सीट जो वेस्ट पाकिस्तान में थी उसमें से 81 तो भुट्टो के पास थी, उसकी एक डिमांड थी। बाकी जो 57 सीट्स जिनके पास थी, जो पुराने सियासतदान भी जिनमें थे,
वो खामोश रहे। ये मैं कहता हूँ ये क्रिमिनल एक्ट था, खामोश रहना, जबकि मुल्क सॉलिडारिटी की डिमांड कर रहा था, अकाल थी उस वक़्त। ये कहते हैं जी याह्या के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, अगर अयूब के खिलाफ बोल सकते थे तो याह्या के खिलाफ भी बोल सकते थे, उसे एडवाइस तो कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बाकी सियासतदान जो 57 सीट्स होल्डर थे वो खामोश रहे और उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया, विद द रिजल्ट कि ये चीज़ तसादम की तरफ चली जाती है। और तसादम का आगाज़ जो है वो बंगालियों ने किया था। 1 मार्च को जिस तरीके से लोग निकले हैं, जब ये असेंबली की डेट आगे की गई, मुलतवी की गई, जो कि गलत था, इस तरह नहीं होना चाहिए था, मुजीब को एतमाद में लेके करना चाहिए था। जब किया गया तो वो तैयार बैठे थे, मैंने एक एक डिटेल दी है, और उस तैयारी में उन्होंने मुकम्मल, यानी कि जो नॉन बंगाली थे, वेस्ट पाकिस्तानी, बिहारी जो भी थे, उनकी दुकानें तोड़ी, उनका कत्ल गारत, जलाओ गिराओ अचानक शुरू कर दिया 1 मार्च को। मार्च के पहले हफ्ते में ये जो एक था ना, एक यू कैन से दैट वैनगार्ड हफ्ता था, मैं इसको कहता हूँ, वो जो था काम तो यहाँ से शुरू हो गया, और इसमें तशद्दुद का जो काम है वो शुरू बंगालियों ने किया था। लेकिन बाद में जब तशद्दुद शुरू हो जाता है, दो लड़ पड़ते हैं और ये वायलेंस शुरू हो जाता है, तो बदकिस्मती कहीं पर भी ले जाती है, फिर किसी के भी खाते में कुछ नहीं आता, अफसोस रह जाता है। तो मैं यहाँ तक आपको ये बताया कि उस ऑपरेशन तक, ऑपरेशन के बाद खुल्लम खुल्ला बगावत हो गई, सिविल वार हुई, हिंदुस्तान बीच में पड़ा, एंड दैट्स हाउ हमारे पास 9 महीने तक हमारी कोई रीइंफोर्समेंट नहीं हो रही थी, बुरी हालत थी, ना जहाज़, ना हमारे पास बड़ी गनें, ना हमारे पास टैंक, ना ट्रेन लोग। ये भी मैं बता दूं कि ये चाहते थे, इंडिया का ख्याल था कि हम बहुत सारे लोग वहाँ पर भेजते, तो ये था कि दोनों साइडें वीक हो जाती। अगर यहाँ से 2-4 डिवीजन सब कुछ भेज देते तो यहाँ भी ये भी वीक हो जाता। तो इस वास्ते करके हमें वीकनेस जो थी उसको कहीं बैलेंस करना था। हम वाकई इस काबिल नहीं थे उस वक़्त कि 2 फ्रंट पर लड़ सकते। लेकिन जब ये जंग मुसल्लत की गई और ये 21 नवंबर को उन्होंने हमला कर दिया था जसौर पर, उस दिन हमारे 6 टैंक और 2 जहाज़ भी मारे गए, और काफ़ी तक उनका जो है ना, उनकी कोर अंदर तक आ चुकी थी। तो ये जो चीज़ थी, ये वो फैक्ट्स हैं जो मैं हिस्टोरिकल आपके सामने रख दिए। अब आप इस पर तयन करें कि कौन कहाँ गलत था और कौन कौन जिम्मेदार था ना। यहाँ पर मैं सिर्फ ये आपको कहूँगा कि जब जिम्मेदारी की बात लेते हैं तो कहीं पर भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो करीब लाता। सिर्फ 1000 बंदा जो था वो डेली आता जाता था, जिनमें ज़्यादातर मुलाजम थे। ये तो इंटरेक्शन की बात थी, इससे काफ़ी नहीं था। मैंने खुद अगर आर्मी ने ज्वाइन करता तो शायद बंगाली कभी ना देखता। ये इंटरेक्शन की बात थी। हमारे एजुकेशनिस्ट बाद में मरसिया लिखते रहे, किसी ने टैगोर को ट्रांसलेट करके यहाँ नहीं लाया कि यहाँ के लोगों को वाकफियत हो, और इकबाल को ट्रांसलेट करके वहाँ नहीं भेजा ताकि वहाँ पे लोगों को हो। हमारे जर्नलिज्म वाले, उन्होंने सही बातें नहीं लिखी, ना ये तजवीज़ की हैं सही कि कैसे इसको लेके चलना चाहिए। ये जो था एलिमेंट अलहदगी का, इसको पहले आप कहते हैं उसको, वो तो शुरू से था 1940 में, यानी कि उसके आपके जो रेजोल्यूशन है उसमें भी 2 स्टेट्स बनती हैं। लेकिन बाद में हमने उसको कहा कि एक कंट्री में 2 स्टेट्स, यू कैन से दैट। बाद में एक उसको कहते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक। कायद आज़म मोहम्मद अली जना और वो उनके साथ जो उस वक्त लोग थे, सोहरवर्दी वगैरह, वो इतने वो नहीं थे इग्नोरेंट कि वो इसको भांप ना सकते। एक्चुअली मामला कुछ और था। ये मैंने बहुत पहले पढ़ा और मैं उसको मानता भी हूँ। कहते हैं कि बाबा ने इनसे डिस्कस किया था, सोहरवर्दी वगैरह से इनकी डिस्कशन हुई थी इस बात पर कि भाई कितना अलहदा करना है। तो उस वक़्त सोहरवर्दी ने ये कहा था
ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था। सोहरावर्दी ने यह कहा था, ये कुछ सीक्रेट मीटिंग की जैसे रिपोर्ट्स आती हैं, सोहरावर्दी ने यह बताया था कि जी हम अगर यानी बंगाल वाले अगर आज़ाद हो गए तो हम हो सकते हैं, क्योंकि हम इकट्ठे 4.5 करोड़ लोग मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं, हमारा पाकिस्तान बन जाएगा। लेकिन हमारा अशर चूँकि चारों तरफ इंडिया है, हमें ये वही अशर होगा जैसे 1911 में हुआ था, इंडिया हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर हम वेस्ट पाकिस्तान के साथ मिलकर एक कंट्री बनाते हैं तो इस सूरत में हमारी आवाज़ जो है 8.5 करोड़ की आवाज़ है और हम सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान जो है, बकौल उनकी विजन के, सोहरावर्दी के, उन्होंने कहा कि वेस्ट पाकिस्तान का जो ताल्लुक है उसमें कल्लात अलहदा होना चाहता है, ऊपर वाली एजेंसियाँ अलहदा होनी चाहती हैं। सरहद के इंडिया जो है, हिंदू जो हैं वो लाहौर को भी क्लेम कर रहे हैं, मास्टर तारा सिंह चुनाव तक क्लेम कर रहा है, और अटक के पार जो है वो सरहदी गांधी बैठा है। तो आपका जो 3.5 करोड़ का टुकड़े इस तरह बने हुए हैं, हम 4.5 करोड़ वाला पाकिस्तान बन जाएगा, हो सकता है वेस्ट पाकिस्तान बन ही ना सके। ये सोहरावर्दी ने कहा, और इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम 8 करोड़ लोग बनते हैं, हम इकट्ठे होकर एक आवाज़ में मुल्क बनाते हैं। इनसे ब्रिटिश जा रहे हैं, इनसे भी जान छुड़ाते हैं और इंडियन से भी, और उसके बाद हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें किस तरीके से कन्फेडरेशन करनी है, या एक रीजनल ऑटोनॉमी का जिक्र तो ये जो है राइट फ्रॉम बिगिनिंग आता है। ये जो अलहदगी है ये रीजनल ऑटोनॉमी की बिगड़ी हुई शक्ल है। एक बदसूरत जो चीज़ होती है ना, वो उस सूरत में आई कि जब, हालांकि जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें 24 तारीख को, मार्च को, जो भुट्टो, मुजीब और इनके मुज़ाकरात हो रहे थे, 24 मार्च 71 को भी मुजीब का आखिरी कन्फेडरेशन चाहे वो था, ऑप्शन था, ऑफर थी। तो लिहाजा अब ये सारी चीज़ें मैं कहता हूँ आप देखें कि हिस्ट्री क्या कहती है। बाकी तो बाद में जो ऑपरेशंस हुए हैं दूसरा, उसकी बात अलग आती है। तो हिस्ट्री किसको जिम्मेदार ठहराती है? एक कॉमन सवाल कि जी पाकिस्तान आर्मी पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, कोई 30 लाख कत्ल करने का और रेप करने का, और ऑल दैट। अब चूंकि मैं खुद उस फोर्स में शामिल था, मैं साफ ज़ाहिर है मुझसे ये शक किया जाएगा कि शायद मैं उसका उसी तरफ की बात करूंगा, लेकिन मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि ऐसा नहीं था। पहली बात ये होती है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि कौन सा इलाका पाकिस्तान का है जहाँ पर आर्मी इस तरह के ऑपरेशन में नहीं लॉन्च की गई, तो आपके सामने ये आर्मी है। क्या ये इस तरह करती है? कभी नहीं हुआ। इक्का दुक्का वाक़यात पीस टाइम में भी हो जाते हैं, किसी फोर्स में भी हो जाते हैं, वो वहाँ पर भी हुए थे जो कि जिनका सज़ाएं भी हुई, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी बात यह है कि जब आर्मी लॉन्च ऐसी जगहों पर होती है और ख़ुसूसी जब हार जाए तो उस वक़्त इस तरह के इल्ज़ामात हमेशा लगते हैं, पूरी दुनिया में, हमारे पर भी लगे। तीसरी बात, ये 30 लाख था या 3 लाख था, क्या था? शर्मिला बोश जिसने ये किताब लिखी और यहाँ पर बहुत मशहूर हैं, उसने ये कहा, यहाँ पर वो आई थी लाहौर में, तो मैं भी उसमें शामिल था जब उन्होंने एड्रेस किया, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा था कि तकरीबन 10,000 के करीब तो रेप केसेस वो असेस करती हैं। मैंने उनसे पूछा कि कितने लोगों को आप मिले हैं? उसने कहा कि मैं मिली तो किसी से नहीं हूँ। मैंने कहा था लोग मुझे मिले, लोग नहीं मिले, शायद वो शर्म करते हैं या वो नहीं इसमें जाना चाहते। तो मैंने कहा मोहतरमा, तो अगर मैं कहूँ कि आपने 30 लाख वाली जो कि अनबिलीवेबल फिगर थी उसको आपने बिलीवेबल फिगर में चालाकी से बदल दिया, तो क्या ये गलत होगा? कि आपने 10,000 का नाम लिया, हमारे लोग भी खुश होगा कि जी 30 लाख से जान छूटी, और नहीं था 10,000, आपके पास कोई ऐसी फिगर नहीं है। अगर कोई इंसिडेंट हुए हैं, मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए,
लेकिन जिस तरीके से इसको क्यों आज तक उसको फाइट ना किया गया पाकिस्तान की तरफ से, उसकी वजह थी, उसकी वजह यह थी कि हम जो सारे वहां पर मौजूद थे, हम तो सारे कैद हो गए, दुश्मन के कैद में चले गए। हम तो बोलने वाले नहीं थे, बोल नहीं सकते थे। यह काम करना था, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट को फाइट करना था। और गवर्नमेंट की जो हुकूमत थी उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उनकी कोशिश यह थी कि सारा कुछ आर्मी पे डाला जाए। हमूदुर रहमान कमीशन को TOR भी इसीलिए दिए गए थे कि अगर पीछे जाएंगे तो उनका अपना नाम भी आता है और भी बहुत सारे सियासतदान आते हैं, सिर्फ फोकस आर्मी पर रखा जाए। और चूंकि आर्मी को बदनाम दुनिया कर रही थी, लिहाजा वो चुप रहे कि जब वापस आते हैं तो आंखें नीची करके बात करें। मैं ऐसे आंखें नीची करके बात नहीं करूंगा। और इसकी ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया था, वरना हम इतने जालिम या इतने बुरे नहीं थे। यानी कि यहां तक के लोग कहते हैं कि जी ये भी गलत है कि जी 100% हमारे खिलाफ हो गए थे। नो, ये भी एक सवाल होता है कि जी आपके खिलाफ सारे ही हो गए थे, तो कैसे ये फिर आप चलते थे? मैंने कहा देखो, लास्ट डेज ऑफ वॉर में मैं बता रहा हूं, 10% 7 करोड़ का 10% काफी बनता है। 10% वो लोग थे जो हमारे खिलाफ इंडियन प्रोपेगेंडा में इंडिया के पास चले गए थे, इंडिया के वज़ीर असर चले गए थे हमारे खिलाफ लड़ने के लिए। 10% वो थे जो हमारे साथ शाना बशाना लड़े और आज तक भुगत रहे हैं हमारे से वफादारी का अंजाम। बाकी 80% लोग जो थे, उनमें से 40% आधे वो थे जो उनसे डरते थे और हमें प्यार करते थे, और आधे वो थे जो हमसे डरते और उनसे प्यार करते थे। लिहाजा ये 80% लोग जो थे, ये वो थे कि जो गालिब आ जाता था, पहले हमने क्लियर किया तो हमारे साथ थे। जब बारिशें ज़्यादा हुई, दरिया चढ़ गए, हमारी रिस्ट्रिक्शन महदूद हो गया हमारा जाना, तो इलाकों में वो लोग फैल गए, तो लिहाजा वो उनके तरफ हो गए। बंगाली सारे खिलाफ नहीं थे। मैंने वहाँ पर जब गुजरा हूँ, बखुदा मैंने अपनी यूनिफॉर्म पर बंगालियों के आंसू लेकर आया हूँ सीने पर। मैं आखिरी जब कैद के अंदर था, इंडियन संगीनों के अंदर चल रहे थे, फरीदपुर रेलवे स्टेशन के पास मैंने लोगों को, बंगालियों को रोते देखा। ऐसा कुछ नहीं था। ये एक ऐसी चीज थी जिसको क्लियर सोचना चाहिए कि ये बहुत बुरा हुआ, कत्लो गारत बुरी हुई, लड़ाई बुरी हुई, इवेंट बुरा हुआ, गलत था, नहीं होना चाहिए था, और हमें इसका बहुत कुछ आगे हासिल करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि जिस तरीके से इसको आज तक पेश किया जाता है। एक और सवाल उठता है कि अगर मुजीब को बना दिया जाता प्राइम मिनिस्टर तो क्या मुल्क टूट जाता? जैसा कहा गया था कि जी वो अलहदा कर लेगा, कतन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुजीब, हाँ, वो अपनी ऑटोनॉमी काफ़ी इंश्योर करते 6 पॉइंट्स के मुतालिक, लेकिन एट द सेम टाइम मुजीब हम फोर्स करते रहे कि मुजीब को 6 पॉइंट्स हटे। उस वक्त तक वो नौजवानों के लिए का एक हॉस्टेज बन चुका हुआ था, नहीं कर सकता था कुछ भी हमारे लिए। लेकिन उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता तो ये हालत ना होती। हम खैर दूर तो चले जाते, लेकिन हम टूटते नहीं। ये हमारे कलिंग का टीका हमारे ऊपर ना लगता। एक और बड़ा सवाल जो शुरू में आता है, लोग नौजवान करते हैं कि असल वजह तो ये थी कि जी आप कहते हैं कि जी बंगाल जो था वो दूर था, बीच में 1000 मील दुश्मन का इलाका था, तो अगर ऐसा था तो बाबा ने लिया क्यों? तो एक वजह तो मैंने आपको बताई है कि हमारा आपस में इकट्ठा होना ज़रूरी था, ताकि वेस्ट पाकिस्तान भी बन जाता और ईस्ट भी बनता। एक तो ये इसकी वजह थी, और दूसरा ये था कि बाबा कौम ये समझते थे, उनकी जो नीयत थी वो ये थी कि हम हिंदुस्तान को दुश्मनी नहीं चाहते थे। हमारा ख्याल था कि ये एक इस कदर हम दुश्मनी में नहीं जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान ने आज तक कभी कोई वक्त नहीं छोड़ा, कोई मौका नहीं छोड़ा जब वो हमारे खिलाफ
जुल्म कर सकता हो, ज्यादती कर सकता हो और ना की हो। तो इसका आगाज़ उस वक़्त की पार्टीशन के वक़्त से शुरू हो गया और ये जो फासले बढ़ते गए और फिर एक इवेंट हुआ जिसके बाद फासला जो था 1000 के बजाय 5000 मील बन गया। वाया कोलंबो हम जाते थे, हमारे जहाज़, टूटे फूटे जहाज़ 5000 मील दूर कैसे करते। एक और सवाल जो कि बाबाए कौम पर उठाया जाता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह सवाल कई जगह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाते नौजवान करते हैं कि बाबाए कौम, लोग तो इतराज़ करते हैं उन पर भी, वो एक अजीम हस्ती थे, खुदा गवाह है दिल उनके लिए झुक झुक जाता है उसलिए सोचकर कि उन्होंने हमें क्या कुछ दे गए। उन पर भी सवाल उठता है कि जी अगर बाबाए कौम वहाँ पर उर्दू का 1948 में उर्दू ना कहते बंगाल में, तो उसके लिए हमारा बेहतर होता, हमें शायद ये काम ना शुरू होता। बंगाल की अलहदगी उस वक़्त से शुरू हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके मुतालिक भी मैंने थोड़ी रिसर्च की, तो मैं ये आपको बताऊं कि 25 फरवरी 1948 उस वक़्त की असेंबली की कार्रवाई को आप देखें, आर्काइव में जाएं और पढ़ें। 25 फरवरी 1948 में ये सवाल उठाया गया, एक मोशन उठाया गया कि असेंबली के अंदर उर्दू और इंग्लिश के बजाय के साथ बंगाली को भी लैंग्वेज दी जाए, एंट्री दी जाए, बंगाली में बात की जाए। ये पहली शरारत थी हिंदू ओरिएंटेड। तो उस पर क्या हुआ कि काफ़ी डिस्कशन हुई, लोगों ने कहा कि जी आप बंगाली तो लोग नहीं समझते हैं। इस पर इतराज़ ये हुआ कि जी फिर बंगाली हम तो मेजॉरिटी में हैं, उन्होंने कहा। तो वहाँ पर यह डिस्कशन हुई थी कि देखें, इस खित्ते में रहते हुए लिंगुआ फ्रांका की बात अब बाबा करते थे, एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। हिंदुस्तान ने हिंदी चुनी, क्या हिंदुस्तान में बंगाली नहीं है? क्या हिंदुस्तान में साउथ में लैंग्वेज और नहीं है? ये तेलुगु हैं, पंजाबी हैं, दूसरे उर्दू वाले हैं, हर तरह के और लैंग्वेजेस थी, लेकिन एक लैंग्वेज हिंदी थी। लोकल लैंग्वेज वो ठीक चलती रहे, लेकिन उन्होंने लिंगुआ फ्रांका हिंदी लिया है, हमने उर्दू लिया है। इस पर पूरी बहस हुई और इस चीज़ को, इस रेजोल्यूशन को मुस्तरद कर दिया गया। ये 25 फरवरी 1948 की बात करता हूं। और यही शरारत वहां पर दोहराई गई। अब जब आपकी असेंबली एक चीज को पास कर देती है कि ये नहीं होगा, तो बाबाए कौम वहां पर उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकते थे जो असेंबली ने पास किया था। मार्च में वो गए हैं ना, कुछ दिनों बाद वहां पर लोग मिले हैं बाबा से। बाबा ने कहा था कि इसको ना छेड़ें, लेकिन इसके पीछे इंडिया था। और जो रेजोल्यूशन पास की थी वो मिस्टर धर्मेंद्र धर था, कोई उसने पेश की, मिस्टर शंकर उसको कर रहा था, सेकंड कर रहा था, और गांधी ग्रुप जो था, ये जो थे अपना कांग्रेसी और उनके जो रेमनेंट्स थे, वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। ये शरारत वहाँ गई, ये शरारत की गई, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। और मैं नौजवानों से कहूँगा कि बाबा पर कम से कम ऐसे सवाल को यकसर मुस्तरद करें। एक और सवाल लोग करते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का एक चलता है पूरा का पूरा, वो प्रोग्राम भी लोग चलाते हैं कि उन्होंने ये पेशीन गोई की थी कि जी इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, वो ग्रेट स्कॉलर थे, वो पहचानते, बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे। लेकिन इस मामले में मेरा ओपिनियन डिफरेंट है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर नौजवानों को। और वो ये है कि जब भी नया मुल्क को बनता है इन हालात में, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रेशल, मल्टी एथनिक जगह पर, तो ये जो प्रॉब्लम है ये वहाँ आते ही आते हैं। लिहाजा उन्होंने उन्हीं चीज़ों को उसका अदराक किया।
दूसरा, उन्होंने कुछ खतरात बताए जो दुरुस्त साबित हुए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए ये था कि उन खतरात को हम चैलेंज लेते, एज ए चैलेंज लेते। कॉशन था वो, यानी कि मैं उनसे जो थोड़ा इख्तलाफ की जसारत कर रहा हूं वो इसलिए कि उनका ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान हम तो हासिल करना चाह रहे थे, उनका ऑब्जेक्टिव ये डिफरेंट था। चूंकि ऑब्जेक्टिव डिफरेंट था, लिहाजा मैं उसे फॉलो नहीं करना चाहता, ना मैं चाहता हूं कोई फॉलो करे। उसकी वजह यह थी कि अगर मैं आपको कहूं कि आप इस रास्ते पर जा रहे हैं, आगे खड्डे आएंगे, कुएं भी आएंगे, और यह भी हो सकता तुम गिर भी सकते हो, और तुम चल पड़ो, और बजाय एहतियात करने के कुएं के अंदर गिर कर कहो कि मैंने ठीक कहा था, मैं कोई वली था कि मैंने ठीक कहा कि तुम कुएं में गिरोगे। अगर उन्होंने कहा था कि ये होगा, उनको अगर हम कॉशन के तौर पर एहतियात करते, ये पहले 10 साल में हमें चाहिए था कि हम मौलाना की उन चीज़ों पर गौर करते, अपने तैयार करते, अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाते कि हम उन खड्डों में या उन कुएं में न गिरते। मैं उनके ये एक तरह का एहतरामन भी उनको कहता हूं, मैं कहता हूं वो दुरुस्त कहते थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम गलत थे, हम पाकिस्तान बनाने में गलत थे। नो, नॉट एट ऑल। बना, ठीक बना, दोनों खित्तों का इकट्ठा होना जरूरी था, ठीक हुआ। बाबा कौम ने जिस तरीके से काम किया, और जिन लोगों ने मिलकर, सब ने, खुदा उनकी कब्रों को आसूदा करे। अल्लाह ताला हमारी सब की दुआएं उनके साथ हैं, चाहे वो बंगाल में थे या यहाँ से थे। लेकिन और जो शहीद हो गए उनको भी सलाम है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये वो सवालात हैं जो तारीख में गुमराही का बीज बो रहे हैं। और मैं कई जगह पे सुनने के बाद मैंने सोचा कि आज ये जब हमारा वक्त है, तो इस मौके पर, मशरक़ी पाकिस्तान की अलविदाई के मौके पर, मैं उसके जवाबात अपनी आइंदा नस्ल के दे दूँ। इसलिए भी मैं समझता हूँ कि हमारे से सीनियर लोग जा चुके हैं। मैं उस वक्त जूनियर मोस्ट था जो हेडक्वार्टर्स में होता था। अब मैं भी 17-72 में जब आ गया हूँ, तो कल को कौन बताएगा मेरे लोगों को? तो खुदा के लिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान सलामत रहेगा, और हम इंशाअल्लाह इसी से ही फ़ख्र हासिल करेंगे। हर जगह पर पाकिस्तान आर्मी पे जब उंगली उठाई जाती है, कौन सी जगह है जहां आर्मी को आप इस्तेमाल नहीं करते और ख़ुद वो नहीं आते? यानी कि यानी कि वो करने की बजाय हमारे नालों की सफाई करने से लेकर गर्दन देने तक कौन सी जगह जहां नहीं होते? ये कहना कि फलां जगह से हमने कुछ खाया, मार खाई, अरे जब आप किसी को मुक्के 10 मारते हैं, एक लग भी सकता है। और फिर मैं समझता हूं कि अपनी ताकत से 7 गुना बड़ी ताकत, 7 गुना बड़ी मईशत, 7 गुना बड़ी फोर्स, 7 गुना बड़ा मुल्क, उनको रोके रखना, और उनको इतने सालों से, 76 सालों से उनको रोके रखना, उनको यानी कि उनके ईवल डिज़ाइंस को नाकाम करना, मैं इसे कामयाबी कहता हूं। पाकिस्तान आर्मी की बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके बाद आते हैं कि जी हमने कोई सबक नहीं सीखा। सीखा है, मैं कहता हूं मैंने सीखा है। क्या सीखा? पाकिस्तान आर्मी, अगर इसका जो हमें जख्म लगा, पहला सबक यह था कि हमें पाकिस्तानियत एक दफ़ा और तरीके से जागी। हमने न्यूक्लियर पावर हम बन गए, उसका स्टार्ट किया और पावर बन गए। उसके बाद पाकिस्तानियत का टेस्ट हुआ। खाना ये जो है अपना वॉर ऑन टेरर, इतने साल लड़ी, हर घर में कुर्बानी दी है, कौम की रेजिलियंस बढ़ी है, पाकिस्तानी और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। और मैं इसके लिए वो हमेशा याद किया करता हूँ शेर
फराज का कि मेरे चिराग तो सूरज के हमने सब निकले, गलत था अब के तेरी आंधियों का तखमीना। ये आर्मी आज भी वहीं खड़ी है जहां कौम की उम्मीदें हैं, और इंशाअल्लाह सारी कौम मिलकर जाएगी तो हम इसको बेहतर और अपने मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।